कि ये हिस्ट्री के अंदर में 2 नंबर का मैप, ज्योग्राफी के अंदर में 3 नंबर का मैप, भूगोल 3 नंबर, इतिहास 2 नंबर, ये हो गया भाई। उसके बाद में ये जो आपके पास क्वेश्चन 30 से 33 ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 5-5 नंबर के, ये भाई प्री बोर्ड के पेपर है, एज इट इज प्री बोर्ड के अंदर आता है और आता हुआ आया। अगर आप सीबीएसई एफिलिएटेड गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो तो बोर्ड का पता ही चल गया आपको, प्री बोर्ड का मैथ्स के पेपर से पता चल गया। इसी ये सारे आपके एमसीक्यू, देखो मैं क्या बता रहा हूं, अगर 20 नंबर का एमसीक्यू है, अगर आप यहां पे 15 प्लस भी करना चाहते हो तो सीधी सीधी बात है, जितने भी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के आपके कीवर्ड्स लाइन टू लाइन पढ़ने होंगे, कीवर्ड्स लाइन टू लाइन पढ़ने होंगे। बस एक ही पॉइंट याद रखना, अगर अभी भी आपके पास वक्त है, सपोर्ट मटेरियल है, तो पूरे सपोर्ट मटेरियल के कीवर्ड्स को पढ़ जाओ, इतना सफिशिएंट होगा। ये पॉइंट याद रखना, रामबान मत। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आपका मैथ का पेपर इतना तगड़ा जाने के बाद अब एक पॉइंट याद रखना, अब एसएसटी की बारी है। बस एक पॉइंट याद रखना, जिस तरीके से आपको मैंने मैथ का पेपर बताया था कि क्या लेवल होने वाला है और मॉडरेट लेवल होने वाला है, ये आपको पहले पता था और इवन क्वेश्चंस भी वही पता है कि जो आपने करके गए होंगे वही आपके पेपर में टकराए। बस एक ही पॉइंट याद रखना, जिस तरीके से आपने मैथ्स के मिड टर्म दिया था, प्री बोर्ड दिया, उसी एक्सपेक्टेशन पे आपके फाइनल भी बनेंगे। तो मैथ्स के लिए तो इतनी तैयारी कर लो जिस तरह से प्री बोर्ड देख के। अब बात करते हैं यहाँ पे एसएसटी की, और एसएसटी के अंदर एक पॉइंट याद रखना, जो आपने मिड टर्म दिया था, मैंने एज यूजुअल बताया था कि भाई मिड टर्म आपके सेम लेवल होगा और 1010% बता रहा हूं आपके प्री बोर्ड भी इसी तरीके का होगा। आप चाहे यहां पे लिख के ले लो, जितना पॉइंट बता रहा हूं ये 100% आपके प्री बोर्ड जो बता रहा हूं उसी लेवल का होगा। क्योंकि मेरे भाई याद रखो, जो सीबीएसई होता है, सीबीएसई के सैंपल पेपर अपने फाइनल के अकॉर्डिंग देता है। जो डीयू निकालता है ना एग्जाम से पहले, डीयू क्या निकालता है, प्री बोर्ड से पहले जो डीयू प्री बोर्ड से पहले ये जो सैंपल पेपर निकालता है, ये एग्जैक्टली आपके प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग ही होते हैं। इसीलिए आपको ये वीडियो कंप्लीट सेशन देख लेना और उसके बाद जो जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को अपने बुक के अंदर मार्क करना और वही टॉपिक करना। और बीच बीच में मैं आपको चैप्टर से बता दूंगा कि कौन से चैप्टर से क्या आ सकता है और कितने % आपके ज्यादा चांसेस है, तो उतना सफिशिएंट होगा। अगर आप शिद्दत से इसको कंप्लीट देख लेते हो तो डेफिनेटली बात है कि आपके एसएसटी में बहुत धांसू जाने वाला है। बस फाइनल का इंतजार करो, फाइनल में तो आग लगा देनी है। बस एक ही पॉइंट याद रखना, बस इस सेशन को कंप्लीट देखो। चलो चलते मेरे भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ एसएसटी का ये सेशन आपके, ये एसएसटी हिंदी मीडियम में है मेरे भाई, जो कि 80 नंबर का ये सामाजिक विज्ञान यहाँ देख रहे हो, 3 घंटे क्लास 10th का ये पॉइंट। सबसे पहले आप ना प्री बोर्ड के पैटर्न को समझो। सबसे पहला प्री बोर्ड का पैटर्न क्या होता है मेरे भाई, ध्यान सुनना। प्री बोर्ड के अंदर सेम एज यूजुअल जैसे बोर्ड आता है, सेम आपका प्री बोर्ड होता है, बस क्वेश्चंस ऑफ लेवल थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो जहां पे सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, जब तक आपको किसी भी चीज का बेसिक नहीं पता होगा तो आप एडवांस पे कैसे जाओगे। जैसे मैथ्स में मैंने आपको बताया था कि भैया ये सारी चीजें करके चलो, उसी तरीके से आपको ये भी बता रहा हूं कि एसएसटी के अंदर भी ये सब करके चलो, 110% आप अच्छे स्कोर कर पाओगे मेरे भाई। प्रश्न को 6 खंड में बांटा जाएगा, जो कि ए से लेकर ड तक, कहने का मतलब हो गया ए बी सी डी ई एफ, इतने सेशन में बांटे जाएंगे, जिसमें 37 कुल प्रश्न होंगे। कितने? 37। ठीक भाई, सभी अनिवार्य होंगे। एक पॉइंट याद रखना, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन आपके यहाँ पे 20 नंबर एक्स्ट्रा बन सकते हैं अगर आप पैटर्न को समझे रहोगे। ठीक है भाई, जो खंड क है 1 से लेके 20 ये 1 नंबर का होगा। फिर उसके बाद खंड क जो है ये 21 से 24 जो कि आपके 2 अंक के होंगे, ध्यान से सुनते जाना। और ये खंड 25 से 29 जो है ये आपके 3 अंक के होंगे। फिर उसी तरह के घ वाला जो है 30 से 33 दीर्घ क्वेश्चंस, मतलब आप इसे कह सकते हो लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि आपके 5 नंबर के होंगे। उसके बाद खंड फाइनल वाला 36 से 37 क्या होगा, केस बेस होगा, जो कि आपके 3 उपकेस होंगे और ये कितने 4-4 नंबर के होंगे। और च वाला जो उसके एक्स्ट्रा जाओगे ये मानचित्र होगा, ये 5 नंबर का मैप होगा। ये सोचो 5 नंबर का मैप आपके आउट समझो, क्या समझो आउट, बस थोड़ा सा आगे देखो थोड़ा सा, जो कि 2 नंबर का क्या है, यहाँ पे 2 अंक आपके और भूगोल से 3 अंक होंगे। ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। तो 2 अंक किसके होंगे, ये आपके हिस्ट्री से 2 नंबर का मैप होगा और जहाँ पे ज्योग्राफी से 3 नंबर का मैप होगा। और अभी सुन लो कौन सा आएगा, ये आपके कांग्रेस सेशन आएंगे। ठीक है, मैप के अंदर कौन आएगा, कांग्रेस सेशन। तो अभी आपको समझ आ गया कि ये हिस्ट्री के अंदर में 2 नंबर का मैप, ज्योग्राफी के अंदर में 3 नंबर का मैप, भूगोल 3 नंबर, इतिहास 2 नंबर, ये हो गया भाई। उसके बाद में ये जो आपके पास क्वेश्चन 30 से 33 ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि 5-5 नंबर के, ये भाई प्री बोर्ड के पेपर है, एज इट इज प्री बोर्ड के अंदर आता है और आता हुआ आया। अगर आप सीबीएसई एफिलिएटेड गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो तो बोर्ड का पता ही चल गया आपको, प्री बोर्ड का मैथ्स के पेपर से पता चल गया। इसी तरीके से कह रहा हूं, आप कंप्लीट चीजों को
समझना और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको समझना, और उसी लेवल के क्वेश्चंस को अगर आप एनसीईआरटी में रीड ऑन करोगे तो वही करना। इससे बड़ा रामबाण कुछ भी नहीं है मेरे शेरनियों। तो समझ रहे हो बात को? तो मेरे भाई अगर नए हो तो प्लीज यार एक बार लाइक कर देना, और अगर नए हो तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी 2024 का गेम बाकी है और वहां पे तूफानी कुछ करने वाले, टेंशन मत लो मेरे भाई। ठीक है, तो चलते हैं फिर। आप सबसे पहले यहां देखो क्वेश्चंस ऑफ लेवल समझो क्या है। क्वेश्चंस लेवल आप देखो बहुविकल्पीय मतलब कहते हैं ये आपके एमसीक्यू होगा। ये एमसीक्यू जो कि 20 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू के। और भाई अगर एक पॉइंट याद रखो, अगर एसएसटी जैसे सब्जेक्ट के अंदर में अगर आपने स्कोर अच्छा नहीं किया, अगर नहीं किया तो भैया बहुत गंदा हो सकता है, अगर अच्छा किया तो आपके परसेंटेज भी इंक्रीज हो सकते हैं। समझ रहे हो बात को यहाँ पे? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, समझे मेरे भाई? तो पहला क्वेश्चन आपके क्या है, गलत मिलान की पहचान करें। अब एक पॉइंट देखो, पहले क्या होता था, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके एमसीक्यू वन लाइनर पूछे जाते थे। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल कर दिया है। जैसे आप यहां पे सामने देख सकते हो, इन्होंने कहा कि जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा, लाल मृदा। अब एक पॉइंट समझो, जो इन्होंने ये जो सीबीएसई वाले होते हैं ना, ये आपके जितने भी थ्योरी के पेपर होते हैं, क्या भाई जितने भी थ्योरी के पेपर होते हैं ये अब थोड़ा सा टफ लेवल का इसलिए बनाने लग गए, इवन एमसीक्यू भी टफ लेवल का बनाने लगे। क्यों? क्योंकि इनका वे कहने का मतलब था क्या बच्चे ने एनसीईआरटी में घुस के पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये तो टिक नहीं कर पाओगे। इसीलिए भाई सीबीएसई को पता चल गया है कि कहाँ पे बच्चे को रोकना है, कहाँ पे बच्चे को आगे लेके जाना है। दैट्स वाई ये सारे क्वेश्चन आपके सामने है। अगर ये जलोढ़ मृदा है, गन्ने की खेती की जाती, काली मृदा में कपास की खेती की जाती, लैटराइट मृदा में काजू की खेती की जाती, लाल मृदा में सेब की खेती की जाती है। अगर आपके मृदा वाले चैप्टर अगर आपने लिटरली नहीं पढ़ा है तो कैसे कर सकते हो? इसमें ज्यादा ये लोग सोचते हैं चले यार काली मृदा कपास कर लेंगे, लैटराइट मृदा भाई गन्ने की खेती कर लेंगे, जलोढ़ मृदा का सेब की, ये ऐसे थोड़ी होता है। ये जब तक आप इजी तरीके से आप क्वेश्चंस को नहीं पढ़ोगे, एनसीईआरटी में घुस के चीजों को स्टेटमेंट नहीं लर्न करोगे तो भाई कुछ भी नहीं होगा, और इस तरीके के बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ये देखो भाई, ये जो होता है कपास तो इसमें दे रखा नहीं है, देखो कपास दे रखा है, आपको बताएं कि काली मृदा जो होता है, ये काली मृदा क्या होता है, कपास के लिए ही होता है, कॉटन के लिए ही होता है। और जलोढ़ मृदा आप जानते हो इसके अंदर में गन्ने की खेती के लिए, ये आपके मैच ऑन करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो? मैच ऑन करवा सकते हो। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा डीप लेवल पे पढ़ना होगा। ठीक है भाई, पॉइंट समझ गए? तो पहला आप लोग को पता चल गया कि अब इसका आंसर इसके अंदर में क्या रहा, यहाँ पे गलत मिलान करें। गलत कौन सा है? काली मृदा तो आपको पता है कपास के लिए होता है, लैटराइट मृदा काजू के लिए होता है, लाल मृदा सेब के लिए होता है, जलोढ़ मृदा गन्ने के लिए होता है। आप मुझे इसके अंदर से बताओ कि कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग अगर पढ़े हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताना। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, अब देखो ऑप्शन अगेन मैंने बात क्या क्या, इन्होंने एमसीक्यू का बिल्कुल ही पैटर्न चेंज कर दिया है। अगर आप देखोगे चाहे फाइनल का देखो या प्री बोर्ड का देखो, आपके सामने आ चुका है। अब क्वेश्चन देखो क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक का एक कार्य है। अब रिजर्व बैंक का टॉपिक जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे इकोनॉमिक के अंदर, मुद्रा और साख के अंदर में, तो कैसे कर पाओगे आंसर। क्वेश्चंस का लेवल देखो क्या कर रहा है, कह रहा है बैंकों को ब्याज की दरों व शर्तों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है, ऑब्वियस बात है। मुद्रा जारी करता है, मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है, बैंक की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। ये इनमें से देखो पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, उपरोक्त सभी सही है। तो एक पॉइंट याद रखना, कभी भी अगर आपको ऑप्शन के अंदर एमसीक्यू में उपरोक्त सभी आ जाए, क्या भाई यहाँ पे उपरोक्त सभी आ जाए, तो आपको 99% ये चांस होता है कि उपरोक्त सही वाला ही सही है, मतलब ऑप्शन करेक्ट है। बट आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, आप लोग मुझे इसको भी कमेंट करके बताना। और भाई सारे बच्चे ऐसे हैं कि आंसर नंबर 1 आंसर नंबर 2 करके कमेंट करेंगे। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग को नहीं मिला है तो आप भाई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना या टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। ठीक भाई, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। समझे मेरे भाई? तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। उसके बाद में अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1804 के नेपोलियन नागरिक संहिता के संदर्भ में सत्य है। अगर आपने नेपोलियन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, नेपोलियन की जो आप वाला पहला वाला चैप्टर है, तो वो कैसे करोगे। तो ये पॉइंट देखो, इनमें जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया, जो कि ये नेपोलियन
बोनापार्ट था। इसने प्रशासनिक विभाजन को सरल बना दिया, यातायात संचार व्यवस्था को सुधार किया गया, इस संविधान फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। अगर आप देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ये सारे के सारे आपके एमसीक्यू, देखो मैं क्या बता रहा हूं, अगर 20 नंबर का एमसीक्यू है, अगर आप यहाँ पे 15 प्लस भी करना चाहते हो तो सीधी सीधी बात है, जितने भी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के आपके कीवर्ड्स लाइन टू लाइन पढ़ने होंगे, कीवर्ड्स लाइन टू लाइन पढ़ने होंगे। बस एक ही पॉइंट याद रखना, अगर अभी भी आपके पास वक्त है, सपोर्ट मटेरियल है, तो पूरे सपोर्ट मटेरियल के कीवर्ड्स को पढ़ जाओ, इतना सफिशिएंट होगा। ये पॉइंट याद रखना, रामबान बता रहा हूं मैं आपको, अदरवाइज भाई आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आगे सॉल्व करने में, क्योंकि सारे सारे जितने भी एमसीक्यू बेस्ड स्टेटमेंट है ये सारे देख लो कैसे, आप बहुत सारे स्टेटमेंट आपके रीडिंग स्किल्स पे अच्छे होंगे, अदरवाइज फिर तो बहुत दिक्कत समस्या हो जाएगा भाई। समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के क्या कह रहा है, लोकतंत्र के मूल निकाल लिहाज से निम्नलिखित में से कौन सा एक चीज लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। अब बताओ इनमें से क्या लोकतंत्र के लिए क्या चीज नहीं है। स्वतंत्रता निरपेक्ष ये तो है, व्यक्ति की गरिमा ये भी है, बहुसंख्याओं का शासन ये भी, कानून के समक्ष समानता ये, भाई देखो बहुसंख्याओं का शासन ये ऐसा नहीं हो सकता, ये आप कैसे पता चला, जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, समझे मेरे भाई। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, चौथा भी फिर उसी तरीके से है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भूमि निम्नीकरण का एक कारण नहीं है। अब ये देखो भूमि निम्नीकरण का, जब तक ये टॉपिक पढ़ोगे, ये टॉपिक भूमि निम्नीकरण का पढ़ने के बाद ही तो आप फिल्टर कर पाओगे, खनन, अतिचरण, वन रोपण, अति सिंचाई, ये थोड़ी होता अति सिंचाई, एक उदाहरण नहीं है। देखो भाई यहाँ पे वन रोपण, अतिचारण, खनन मतलब क्या, इनमें से भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि जो है डिग्रेडेशन कैसे हो सकते हैं, क्या क्या चीज से, देखो खनन करने से भी भूमि हो सकता है, अतिचारण से भी हो सकता है, वन रोपण से नहीं हो सकता। क्या हो सकता है भाई, वन रोपण से नहीं होगा, आपको वन लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब कि हमारी धरती बच सकती है, भूमि बच सकती है। इसका ये आंसर सी सही होगा, ठीक है भाई, मतलब कि ये वाला तो सी, और 3 वाला किस में, ये मतलब सी ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक भाई यहाँ पे। अब ये बताओ, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री पढ़ी होगी, वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई, और मेरे भाई ये देखो मैं आपके 2 ऑप्शन काट देता हूँ, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ, जितने भी अगर शेर नहीं हो, अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो मैं समझ जाऊंगा आपके हिस्ट्री में, अगर हिस्ट्री क्या एसएसटी में कम से कम यहाँ पे 70 प्लस होने वाले हैं, क्योंकि ये बच्चा वही आंसर दे पाएगा जिसने कि बहुत ही ज्यादा डीपली रीड की होगी। तो इसीलिए आप सभी कमेंट करके जरूर बताना। और भाई इसके बाद बता देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, मिड टर्म के एसएसटी के जो प्लेलिस्ट में जाओ, मिड टर्म के अंदर जो जो टॉपिक बता रखा था भाई 75% मैच ऑन हुआ था, इस बार करके चलो, अगर थोड़ा वक्त हो गया तो मैं आपको यहाँ इस बार भी प्री बोर्ड के लिए बता दूंगा, बट 10 से मतलब बोर्ड के लिए बेफिक्र रहना, बोर्ड के लिए तो भाई आग लगा देंगे। बस एक ही चीज है, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट है, आप लोग मुझे इसके अंदर से कमेंट करके बताओगे, ठीक है भाई। वियना, ठीक है, और वियना की ट्रीटी भी हुई थी, आप लोग को पता होना चाहिए। दूसरा, वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करके वस्तु का उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का मतलब तृतीय क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ प्राथमिक, द्वितीय, सेवा क्षेत्र हटाओ, आपको बताओ इन तीनों में से क्या ऑप्शन होगा। प्राथमिक क्षेत्र आपको पता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र मतलब कि एग्रीकल्चर होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, खेती बाड़ी करना, फिजिकल्चर, ये सब होता है। द्वितीय क्षेत्र वो होता है इंडस्ट्री होता है। तृतीय क्षेत्र आपको बैंकिंग आती है, टीचर्स आते हैं, सर्विस आते हैं। तो मुझे आप बताओ ये जो लोअर होता है, लोअर किस क्षेत्र में आएगा, सर्विस सेक्टर में आएगा या किस में आएगा, आप लोग बताना। प्राइमरी में, द्वितीय में और तृतीय में किस में आएगा, क्योंकि जितने भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो आपको होता है कि किसके अंदर में आते हैं। समझ रहे हो बात को, ध्यान से सुनते जाओ। कह रहा अलग इलम की मांग, अब बताओ इलम की मांग लेकर श्रीलंका में सत्ता संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था। बताओ सिंगले के, तमिल के, जर्मन के, फ्लोमिस। अब ये बता दो, ये हटाओ, ये जर्मन वाले का ऑप्शन काट दो। अब इनमें से कमेंट करके बताओ कि आप लोग की क्या राय है, आपके कितने सही है, क्योंकि आपके भैया एसएसटी में नंबर इसी तरीके के आएंगे, पेपर भी आपको इसी तरीके का दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई प्री बोर्ड से पहले ड्यू जो है ये पेपर इसलिए डालती कि जिससे कि आपके एक ओवरव्यू मतलब कि आप उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर पाओ। क्योंकि तुम जानते हो कि एसएसपी पे भैया आपको एक बेस्ट टू बेस्ट एनालाइज मिलती है, चाहे कंसेप्ट मिले, आपने मैथ्स में देख ही लिया,
ठीक है भाई। और आपने अभी एसएसटी साइंस भी टेंशन मत लो, जितना भी वक्त हो पाएगा सारा वक्त आपके लिए होगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, देखो कह रहा राकेश अपने खेतों में चावल की बुआई करना चाहता है, बताइए इनमें से किस ऋतु में चावल बोया जाएगा। मतलब पैडी की बात कर रहा है भाई, किसकी पैडी, तो आपको रबी क्रॉप्स खरी क्रॉप्स आपने पढ़ा है, तो बताओ भाई किस में। चलो भाई ये हटा देता हूँ यहाँ पे, ये शीत ऋतु भी हटा दो, वर्षा ऋतु भी हटा देता हूँ। अब बताओ इसमें इन दोनों में क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। तो देख लो क्वेश्चंस क्या क्या चीजें पाई जाती है, ये बताओ इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा आपको होता है, चलो पंजाब हटा देता हूँ, यहाँ राजस्थान हटा देता हूँ, और बी और डी में से आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि काली मृदा आपने देखा कपास की खेती की जाती है, जो मैं आपको सबसे नीचे बता देता हूँ कि इस वाले एरिया में पाया जाता है, इस वाले तमिलनाडु सॉरी मतलब गुजरात के साइड वाले एरिया में। ठीक है भाई, इतना पॉइंट समझ गए। उसके बाद अगेन आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टेटमेंट बेस है। क्या भाई, ये जो है मेरे भाई ये स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके एसएसटी में, जो आपके प्री बोर्ड के लिए भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, आपने ऊपर सारे सेशन देख लिया कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, कितने स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, कितने हमारे लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, जो चीज बताया वो चीज अगर इतना करते हो तो प्री बोर्ड में भाई बाई 20 तारीख को डंका बता दोगे 110%, बट आपको उतना करके जाना होगा। और क्वेश्चन ऑफ लेवल देख ही लिया आपने कैसा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जो तरीके का मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी पर पूरा फोकस कर दो, सपोर्ट मटेरियल पर पूरा फोकस कर दो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्लेलिस्ट में मिड टर्म के पढ़े पहले तो उतना कवर कर लो, और जो भी रिमेनिंग बचेगा आप कमेंट करके बता देना। अब मैं आपके लिए ऑलरेडी बताता हूं 5 नंबर में 2 नंबर का आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री, 3 नंबर का ज्योग्राफी, और बता दिया कांग्रेस का आ जाएगा, और यहाँ पे कोई एयरपोर्ट पूछ लेगा, बस इतना सफिशियंट है। समझ रहे हो, तो प्री बोर्ड यूं ही निकल गया, एक दिन के अंदर ही पूरा प्री बोर्ड गेम बना सकते हो। समझ रहे हो बात को, तो बस फटाफट से इतना चीजें कर लो भाई। ठीक है, समझ आ गया, इतनी पॉइंट हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ गया, फिर से आपके पास एक स्टेटमेंट बेस आ गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो क्वेश्चन में कई बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ते और सही सही पढ़ के पूरा पूरा आंसर टिक कर देते हैं, तो ऐसा मत करना। ठीक है भाई, तो अगला देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005, इसके संदर्भ में क्या चीज सही है। 100 दिन का रोजगार देना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार, यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराता है तो ये आपके 3 नंबर में भी आ सकता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना। क्या आप लोग बता सकते हो ऑप्शन, चलो मैं ये काट देता हूँ, चलो मैं आप डी ऑप्शन होगा यार, क्योंकि सारा सही है सी। ठीक भाई, ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी ऊर्ध्वाधर वितरण है। ये एक उदाहरण है, मतलब कार्यपालिका, केंद्र पालिका, राज्यपालिका, स्थानीय, जो कि हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट और या आप वर्टिकल गवर्नमेंट, ये आप जरूर भाई क्लियर कर लेना पॉलिटिकल वाले चैप्टर से, तो वहां से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। यहां देखो क्या असत्य है क्या सत्य है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस अब सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन है। क्या बताया मैंने, ये सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चंस इस तरीके के बन चुके स्टेटमेंट बेस्ड, क्योंकि ये थ्योरी में आप जानते हो यार कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कौन पढ़ता है, जो यूपीएससी लेवल के लिए बच्चे तैयार करते हैं, और वहां पे ऐसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए सीबीएसई का फेवरेट ये है कि भैया इस स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दो, जिससे कि बच्चा फंसे और उसको पूरी एनसीईआरटी रीड करने के लिए मजबूर किया जाए, जिससे कि आप पूरे आंसर ला पाओगे जब आपको ये सारी चीजें आएंगी। समझे मेरे भाई, अभी तो लॉन्ग का गेम बाकी है, अभी थोड़ा सा वेट तो करो। तो इनमें से देखो, सबसे पहले क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। मृत्य पाल दूसरे में नहीं आएगा। मैंने आपको क्या बताया, जितने भी मृत्य पालन हो, जितने भी खेती बाड़ी से रिलेटेड है, वो आपके किस में आएंगे, ये प्राइमरी में आ जाएंगे। अब बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो रॉन्ग है उसी को सही माना गया है। ये क्वेश्चंस आपके स्थानीय वन संरक्षण, ये आपके 2023 के मिड टर्म या प्री बोर्ड या फाइनल कहीं न कहीं ये आया हुआ था। तो आप लोग बताओ, और क्या बताओ, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, 1970, 71, 72, 73, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इतनी बातें समझ आ रही है तो भाई आप लोग लाइक जरूर करना। और मेरे भाई याद रखना, प्रॉमिस है आप लोग को एसएसपी और एसएसपी की पूरी टीम की वजह से, टीम से, कि आप लोग भाई 2024 वाले बोर्ड में 110% अंक बजाओगे। बस मैं चाहिए कि नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना, और जितने भी वीडियोस अपलोड होंगी, चाहे मैथ्स का हो, एसएसटी, व्हाटएवर कुछ भी हो, आप उसे वॉच कर लेना और एक कॉपी में नोट डाउन करते जाना। बस इतना सफिशिएंट होगा। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लेना, क्योंकि भैया देखो आप लोग के सब्सक्राइब और लाइक से ही मोटिवेशन मिलती है। समझ रहे हो बात को, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इसका आप कॉमेंट कर देना। फिर आपके पास 3 अर्सेशन रीजन है, 3 अर्सेशन रीजन भी आपको क्या करना पड़ेगा,
जाएगा आपको ये सारी चीज़ सेशन डिस्कशन जो है ये आपके रीडिंग बेस्ड पे आएगा। ठीक है भाई, अब धीरे धीरे हमारा काफिला चल रहा है कहाँ पे, अब जो बड़े नंबर के क्वेश्चन है वहाँ पे ये 20 तक आपके हो गए समाप्ति। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे खंड ख, जो कि अति लघु शॉर्ट आंसर जो आएगा वो आपके यहाँ पे है। तो अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, भारत में क्षेत्रीय दलों के आधार पर संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है, उचित तर्कों के साथ कथन को न्यायसंगत ठहराइए। इट मीन्स कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, दैट मीन्स रट्टा नहीं मारनी है आपको, समझ रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन देख रहे हो ना, लोकतंत्र को मजबूत किया गया, उचित तर्कों के स्थान कथन को न्याय ठहराइए, मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस को भी बिल्कुल रट्टा फट्टा नहीं मारनी है, बस को अपने पे एक बार रीडिंग करो जोर से और सारा काम हो जाएगा। देखो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न जाति धर्म भाषा के लोगों को किस प्रकार सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित हुआ, ये भी क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बना के, अगर नहीं भी पढ़ के जाओगे फिर भी स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो। अभी देखते जाओ यहाँ पे भाई, लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं के माध्यम से सामंजस्य स्थापित करता है, इसमें भी कथन बनाना है। और यहाँ पे आपके पास ए और बी है, 2 नंबर ऑप्शन है, जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषता या काली मृदा की प्रमुख विशेषता, और इसके लिए इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज इन सब क्वेश्चंस को नोट मेकिंग करके जाओ, जिससे कि आप अच्छा लेवल को वहां क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। समझे मेरे भाइयों, ये पॉइंट समझ आ गया। अगला देखो खंड क्या है, ये ग, खंड ग में क्या है आपके पास थोड़े से अब 3 नंबर के क्वेश्चंस हो गए। देखो यूरोप में राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पे चर्चा कीजिए रे भाई, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगठित और असंगठित क्षेत्र, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये कृषि के विभिन्न प्रकारों पर नोट लिखिए। ये भाई ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद के संघर्ष में महिलाओं का योगदान क्या था, और यहाँ पे संगठित और संगठित क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट, ये 2022 के फाइनल पेपर में आया हुआ है। दैट मीन कि प्री बोर्ड आपके प्रीवियस पेपर पे पूछा जा रहा है, जो कि 2022, अगर आप पे 2021 या 22 का पेपर है तो उल्टा के देख लेना, प्री बोर्ड वहीं से छप जाएगा। समझे मेरे भाई, तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण पे सत्ता के साझेदारी का महत्व। भाई बहुत आसान टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा तो सीधा सीधा बता देना। तो मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा श्रीलंका के अंदर में कौन सी भाषा बोली जाती थी, सिंगले या तमिल भाषा बोली जाती थी, या इनका दूसरा अदर लैंग्वेज बोले जाते थे। आपको ये पॉइंट, अब इकोनॉमिक्स से ये बंचेस करके क्वेश्चन आ रहा है। बैंक एवं सहकारी समितियों को भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में साख की गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे साख मतलब क्रेडिट को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि जो वहाँ के फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स अच्छे एग्रीकल्चर नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ मनी, क्योंकि उनके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता है कि वो भैया किसान अपने प्रॉपर समय पे अपने खाद पानी ये सब चीज़ें खेतों में जुटा पाए। तो उनको क्या करना पड़ता है, सरकार के पास जाना पड़ता है, और सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए, फंड रेज करना चाहिए, जो कि बहुत सारी चीजें अब न्यू स्कीम के थ्रू जनता के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, स्पेशली किसान के लिए। समझ रहे हो, इवन यहाँ पे फसल लोन बीमा वीमा सब मिलने लग गया। तो यही एक पॉइंट है, अच्छे तरीके से बना के लिख देना। भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक शर्तों पर ही क्यों निर्भर है। जब भी कभी भी आपको लोन लेना पड़ता है तो वो आपको 1000 फॉर्मेलिटी देते हैं, ये कागज लो वो कागज लो, इतना भाई भगदड़ करते करते बुढ़ा जाता है लोग। तो लेकिन ऐसा करना अभी भी क्यों है, आप अपना सजेशन क्या दे सकते हो आप लोग नोट करना। अगर आप लोग को अभी आता तो एक ऐसा पॉइंट लिख के बताओ कि आप किस तरीके से अनौपचारिक तरीके से, इतना डॉक्यूमेंटेशन ना हो, अगर लोन लेना हो या किसी को बैंक का काम कराना हो तो आप एक शॉर्ट तरीके से आप अपना ऐसा क्या आइडिया टाइप करना चाहोगे जो कि उससे लगे कि हाँ भाई आप एक मतलब समझ रहे हो ना, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, या इंप्रूवमेंट मतलब आपका माइंडसेट बिल्कुल डेवलप है कि क्या अच्छा क्या बुरा में आप चीज़ों को समझ सकते हो। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना ऐसा क्या स्टेप लिया जाए जो कि इतनी भगदड़ ना करनी पड़े। समझे मेरे भाई, क्योंकि देखो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इनमें भाई आपको लंबा समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्टार लगाते सितारे चमकते ना, आसमान के 100 सितारे से शोल्डर पे 2 सितारे बहुत महंगे होते भाई। समझे ना, ये पॉइंट याद रखना। और देखो जब सबसे लॉन्ग क्वेश्चन ये 5 नंबर के, मतलब सेक्शन डी ही आपको गेम बना देगा। आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना संभव नहीं है, कारण लिखना है, या विभिन्न देशों में पाई जाने वाली दलीय व्यवस्था। तो भाई दलीय व्यवस्था ऐसे करना। और एक पॉइंट याद रखना, एसएसटी के पेपर को जो मैंने आप लास्ट ईयर में बताया था कैसे लिखना है उसी तरीके का लिख के आना, क्योंकि नोट मेकिंग बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करना पड़ता है एसएसटी के लिए। समझे मेरे भाई।
दूसरा, मुद्रा के आधुनिक रूपों में किस प्रकार मानव जीवन को सरल किया गया। आप जानते हो यार, मुद्रा आने से जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आए। आप किस लिए पढ़ रहे हो? पैसे के लिए पढ़ रहे हो, मुद्रा के लिए पढ़ रहे हो। मुद्रा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है। पहला प्यार मुद्रा ही होता है, समझ रहे हो बात को यहाँ पे। फिर समझ रहे हो, दुनिया में सब दूसरा प्यार होता है। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा की विकास यात्रा का वर्णन कीजिए। अब कोई भाई बच्चा ये ना टाइप कर ले भाई माँ बाप होता है, माँ बाप के पास हमारे पास मुद्रा होता है। भाई ध्यान रखना, माँ बाप भी हमें कब सर्वाइव करना सिखा पाएंगे? जब उनके पास सफिशिएंट अमाउंट होगा। अरे यस या नो, इस बात से सहमत हो भाई? फायर की मुझे कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। और आप लोग भाई पूरी अपनी मेहनत लगाओ, पढ़ाई पे दिल जान लगा दो। अरे जो काम करो शिद्दत से करो, बस सीधी सीधी बात है। मेहनत मिले ना, मेहनत करना, आपको सफलता मिले ना मिले डजंट मैटर, बस आपको आगे बढ़ते जाना है। बस ऊपर वाले भरोसा और अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अरे यस या नो, समझिए भाई, ये विनिमय के माध्यम से कर दोगे। गैस पाइपलाइन को गैस की यातायात धमनी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? लॉन्ग क्वेश्चन आप बनाकर लिख दो। बायोगैस ग्रामीण क्षेत्र में वरदान है। आप जानते हो बायोगैस यार, क्योंकि बहुत सारी चीजें बीमारियों से बचाए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप करके जाना। उसके बाद में आपके पास जो क्वेश्चन है, ये आपके पास हिस्ट्री से क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, निम्नलिखित बिंदुओं पर तुलना कीजिए। ये आप भाई यहाँ पे लिख देना। गांधी जी वाला दूसरा चैप्टर है आपके पास। देखो, अल्लू सीतारामन राजू कौन थे? ये आपके भाई लास्ट ईयर भी आए थे, लेकिन ये लास्ट ईयर एमसीक्यू में आए थे, समझ रहे हो बात को? तो ये सब क्वेश्चंस कर सकते हो आराम से, बहुत शिद्दत से। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, जो यहाँ पे ये चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था, कब हुआ था? 1916 में हुआ था, या 1917 में हुआ था, या 1918 में हुआ था? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी, सेकंड चैप्टर पढ़ी, भारत में राष्ट्रवाद, अगर पढ़ी है तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है भाई। अगला देखो यहाँ पे, ये आपके केस बेस, क्या भाई यहाँ पे ये आपके केस बेस्ड, और केस बेस भी भाई बहुत आसान होगा, इजी तरीके से केस बेस कर सकते हो। 12 नंबर का केस बेस है, ये आपको यहीं से पढ़ के इनमें से आंसर देना होगा। लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना, जो केस बेस्ड है, इस बार केस बेस्ड में आपको एमसीक्यू नहीं दिया गया है। तो फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बता दूं, केस बेस्ड आपको ढूंढना पड़ेगा, एमसीक्यू नहीं दिया है। तो सबसे गंदा चीज यही है कि एसएसटी में इस बार केस बेस्ड में एमसीक्यू नहीं दिया है। तो मेरे भाई आपको सीधा सीधा इनका आंसर फिल्टर करके लिखना पड़ेगा। ये आप सामने देख सकते हो, डेटा दिया हुआ है, 3 होंगे जो 4-4 नंबर का होगा। और इजी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, आराम से कर दोगे, मुझे इतना भरोसा है। फिर आपको मानचित्र पे क्या दिखाना है, 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस सेशन कहां हुआ था, उस स्थान का पहचान जहां महात्मा गांधी नील कृषि के लिए आंदोलन किया था। भारत में इसी राजनीतिक रेखा निम्नलिखित किन्हीं 3 को उपयुक्त कीजिए। मतलब हल्दिया दिखाना है, कांडला दिखाना, नोएडा सॉफ्टवेयर दिखाना, राजीव गांधी दिखाना। ये आपके ज्योग्राफी से आ जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि 1927 में राष्ट्रीय, ये मतलब कि दृष्टिबद्धों के लिए भाई ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे आपके पास मैप आ जाएगा, और मैप आपके पास ये है, और मैप के अंदर में आप ये जानते हो, ये आपके पास बी जो है, ये आपका क्या है, ये आपका प्यारा सा बिहार है। क्या है भाई? ये बिहार है, जो कि आपको ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये आपका तमिलनाडु ए है, जहाँ पे 1927 में आपका यहाँ पे सत्याग्रह, आई मीन वो कांग्रेस का सेशन हुआ था। और यहाँ पे कलकत्ता भी है, और सॉरी यहाँ पे गुजरात के पास भी हुआ था यहाँ पे, और आके एक कलकत्ता के पास भी हुआ था। तो अगर मैप के लिए, तो भाई आपको मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, आप ना मैप के लिए क्या करो, मैप के लिए मैंने आपको सारी चीजें दे रखी है। मैप के लिए आपको कम्युनिटी पोस्ट में जाना, मैप मैं वहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, मतलब कि वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में, मतलब कि वो लिंक वहाँ पे शेयर करवा दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। और भाई शिद्दत से तैयारी करो पढ़ाई की बढ़िया तरीके से, और फाइनल के लिए इंतजार करो, गेम बना देनी, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे भाई, बस इसी तरीके से पढ़ते रहो, इसे तंदुरुस्त हो, बस बढ़िया तरीके। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, किया नहीं तो लाइक जरूर करना, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।